अगर आप आम शहरी हैं और आप कह रहे हैं डिफॉल्ट से क्या हो जाएगा, तो देखें डिफॉल्ट होने से पहले ही पावर कट्स होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास खाम तेल और एलएनजी के पैसे नहीं होंगे, वो एलसीज रुक जाएंगी उसकी। फिर आप पाम ऑयल और दालें इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्ट होना रुक जाएंगी, तो जो दाल दाल फ्राई फ्राई, नहीं खा आप सकेंगे। दाल फ्राई नहीं खा सकेंगे, राइट। तंदूर चलेगा नहीं, क्योंकि तंदूर इंपोर्टेड गैस पे चलता है। इस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर अगर डिफॉल्ट होता, तो आपने 3.5 या 4 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करना है, तो गंदम की शॉर्टेज हो जाती, आटा महंगा हो जाता है, तो रोटी जो तंदूर चल नहीं रहा, वैसे ही उसमें रोटी भी जो निकलती वो बहुत महंगी रोटी निकलती। 50s में जब आपको पैसों की जरूरत थी, तो सीटो सेंटो हाजिर थे, तो अमेरिका ने आपको अयूब खान के ज़माने में मदद की, तो बड़ा ज़बरदस्त अयूब का ज़माना था। फिर हालात थोड़े ठंडे हुए 70s के बाद, तो अफगान जिहाद आ गई, यू अगेन गॉट जियो पोलिटिकल रेंट्स। 90s में प्रेसलर अमेंडमेंट हुई, हालात ख़राब हो गए, न्यूक्लियर टेस्ट हुए, तो 2001 में वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, तो उसके आपको पे ऑफ मिलने लग गए। वॉर ऑन टेरर मिड 2000 में कूल होने लगी, तो चाइना ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला दिया, तो आपको उससे सीपैक के थ्रू डॉलर्स आने लग गए। इस वक्त देर इज नो रेंट प्रोवाइडर। पाकिस्तान रेंट्स जो एक्सट्रैक्ट करता है ग्लोबली, या लोन्स लेता है, या एड के उसमें लेता है, पहले अमेरिका से, पेरिस क्लब से, अब चीन वगैरह से, सऊदी अरब से, वो डॉलर डिनोमिनेटेड है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पाकिस्तान के पास डॉलर प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं है। जाहिर। तो जब आप, एक फंडामेंटल फ्लॉ होता है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है रुपीस के अंदर, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए वो जो बोरो कर रही है अमाउंट, वो है डॉलर्स के अंदर। तो एक परपेचुअल मिसमैच रहता है आपकी करेंसी एक्सटर्नल सेक्टर साइड पे। जो रिकरिंग क्राइसिस हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर लूजर आम शहरी है, बेनिफिशियरी इलीट क्लास है, तो और वही इलीट क्लास गवर्न करती है। तो ये एक सवाल मेरे दिमाग के अंदर है कि हाउ डज अ बेनिफिशियरी ऑफ द स्टेटस को फंडामेंटली रीस्ट्रक्चर द स्टेटस को इटसेल्फ, जहां उसने कुर्बानी देनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन लोगों को मेरा बैकग्राउंड नहीं पता, मैं बता दूं, यहाँ लंदन में मैं सिटी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ। और जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट है वो मैंने पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा है, एक्सटर्नल डेट, उसके ऊपर मैंने रखा है। तो उसी की रिसर्च कर रहा हूँ, उसका एक सिलसिला है। ये इंटरव्यूज़ जो मैं कर रहा हूँ लोगों के, एक्सपर्ट्स के, जिसमें इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट वगैरह शामिल है। वो चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, बट पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टडी कर रहे हैं और समझते हैं हमारे मसाइल को, और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, सोल्यूशंस भी प्रपोज कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यूज क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अपने प्रोजेक्ट में तो हेल्प लूंगा, मैंने सोचा अपने चैनल पे भी डाल देता हूँ कि इस वक्त लोगों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है हमारी इकॉनमी के मसाइल को लेके। लोग समझना चाह रहे हैं कि इकॉनमी के साथ प्रॉब्लम्स हैं क्या और किस तरह से उनकी लाइफ अफेक्ट होती है, क्या इस्लाहात हैं जो हमें चाहिए, और क्या रुकावट है जिसकी वजह से हम वो इस्लाहात नहीं कर पा रहे। तो आज जो मेरे गेस्ट हैं वो उज़ैर यूनुस, काफ़ी लोग उनको जानते भी होंगे, पाकिस्तान होमी के नाम से इनकी एक पॉडकास्ट है जो ये चलाते हैं, बड़े अच्छे पॉडकास्ट होती हैं, मैंने भी देखी हैं कुछ। इसके अलावा इनको आप लोगों ने सुना होगा मुख्तलिफ, इनफैक्ट जुनैद अकरम के साथ उन्होंने पॉडकास्ट की हुई। तो आज उज़ैर से बात करते हैं कि जो हमारा सॉवरन डेट है, बेसिकली ये क्यों एक्यूमुलेट हुआ, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और रिफॉर्म्स हैं क्या जो हमें करने हैं, और आखिर रुकावट क्या है। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू फॉर अग्रीइंग टू टॉक टू मी। नहीं, गुड टू कनेक्ट। मेरी एक्चुअली परसों रूहान से बात हो रही थी कि आप जो वीडियोस बना रहे थे बड़ी जबरदस्त थी, और फिर मैंने रूहान को कहा कि रुहान अहमद की बात कर रहे बातचीत। हैं? जी जी। सर, आपने अभी जो अपना कॉलम लिखा प्रॉफिट के लिए, उसमें आप लिखते हैं कि पाकिस्तानीज के नाउ टेक अ साइ ऑफ रिलीफ, स्पेशली वो जो पेट्रोल सब्सिडी जो जो रिवर्स हो गई है। तो ये जो आपने कहा, आप घबराना नहीं है, कब तक नहीं घबराना, कितने अरसे के लिए आप समझते हैं रिलीफ मिल गया है, या परेशानी की बात नहीं है? जो डिफॉल्ट रिस्क है वो एक तरह से अवर्ट होना शुरू हो गया है। हम्म। जो हम देख रहे थे कि पिछले फरवरी 28 को, अगर मुझे डेट याद है एग्जैक्ट, तो इमरान खान ने अनाउंस किया था 10 रुपए का कट एंड प्राइस फ्रीज। तो मार्च अप्रैल में तकरीबन 3 महीने तक ये सब्सिडी रही, और उसमें डिप्रिसिएशन भी हुई करेंसी की, डिफॉल्ट रिस्क यूरो बॉन्ड्स का बढ़ता गया। तो एक व्यू था कि अगर ये डिसीजन नहीं होती और हुकूमत कहती है हम असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं और केयरटेकर कैन डू व्हाट दे वांट, तो मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि बहुत जल्दी जो है एक्सपोनेंशियली क्राइसिस जो है वो वर्स होगा। दैट वाज द इशू कि अब वो इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि सब्सिडी खत्म है, व्हिच अगेन
एक एक वो है कि $1 अरब के लिए जो है ये सब करना पड़ा, प्रायर एक्शन जो IMF डिमांड कर रहा है, अभी और भी बाकी हैं, इट्स नॉट ओवर येट। क्या डिमांड किया इस दफा आईएमएफ ने? पुरानी डिमांड्स ही हैं जो फरवरी की स्टाफ रिपोर्ट थी, और जब नहीं आएगी तो विल सी कि उसमें क्या चेंज हुआ है। तो वही है कि आपने जो है एनर्जी सेक्टर के जो रिसीवेबल्स हैं वो 4% ऑफ GDP के आसपास आ गए हैं, उनको आपने कट करना है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ानी है, इनकम टैक्स स्लैब्स रैशनलाइज करने हैं। तो एक तरह से थोड़े सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है कि कोई और लिख रहा होगा ये रिपोर्ट। लेकिन अगर आप डार साहब के ज़माने के भी पढ़ें, जब मैंने शुरुआत जो है उस ज़माने से करी थी, राइट, लोग मुझे कहते हैं कि उससे पहले भी सेम नहीं है, बट माई एक्सपीरियंस इज फ्रॉम डार ऑनवर्ड्स, तो वो एक ही एजेंडा है और वही इनफैक्ट एजेंडा मैं आई वॉच योर पाकिस्तानी पॉडकास्ट विद अमार। अमार से भी मेरी बात हुई थी रिसेंटली, वो यही बात कर रहा था कि वो जो पिछली रिपोर्ट्स हैं और अब की रिपोर्ट्स हैं, पढ़ लें, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, वही स्क्रिप्ट है जो बार बार जो है दोहरा रहा है अपने आप को। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, दैट इज वन ऑफ द एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर यू, इसमें बेसिकली सबसे बुनियादी खराबी क्या है? वो एक क्या मिस्टेक है जो हम बार बार कर रहे हैं जब भी ये स्टोरी रिपीट होती है? आई थिंक एक कोर मिस्टेक ये है कि पाकिस्तान, एंड इट लिंक्स टू डेट, इट लिंक्स टू IMF, इट लिंक्स टू ओवरऑल डेवलपमेंट ट्रजेक्टरी, वो ये है कि पाकिस्तान रेंट्स जो एक्सट्रैक्ट करता है ग्लोबली, या लोन्स लेता है या एड के उसमें लेता है, पहले अमेरिका से, पेरिस क्लब से, अब चीन वगैरह से, सऊदी अरब से, वो डॉलर डिनोमिनेटेड है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पाकिस्तान के पास डॉलर प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं है। तो जब आप, एक फंडामेंटल फ्लॉ होता है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है रुपीस के अंदर, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए वो जो बोरो कर रही है अमाउंट, वो है डॉलर्स के अंदर। तो एक परपेचुअल मिसमैच रहता है आपकी करेंसी एक्सटर्नल सेक्टर साइड पे। और उसका जो एक कोर इशू ये है कि फॉर इयर्स एंड इयर्स हमने एक पॉलिसी अपनाई है, दो पॉलिसीज अपनाई हैं एट द कोर, एट द हार्ट। एक है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, के आप टैरिफ ड्यूटीज वगैरह बढ़ा दें। एक तो इट सॉल्व्स अ टू प्रॉन्ग प्रॉब्लम डोमेस्टिकली इन द शॉर्ट टर्म। एक प्रॉब्लम है कि आपने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, तो आप कस्टम्स ड्यूटीज वगैरह बढ़ा दें, तो इट्स वेरी इजी टू रेज मनी दैट वे। और दूसरा ये कि आपने अपने जो रेंट सीकिंग एलीट्स हैं या सेक्टर्स हैं उनको प्रोटेक्शन देनी है, बिकॉज दे अंडरपिन योर पावर पोलिटिकली, तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है तो वो खुश हो जाते हैं। तो एक और मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान में जो एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड, मैं टर्म यूज करता हूँ और भी लोग यूज करते हैं, प्लॉटिस्तान, कि अगर प्लॉटिस्तान में पैसे बनाना आसान है तो आप पाकिस्तान में पैसे क्यों बनाएंगे, राइट? कि अगर आपने जो है, आज अली खिजर की ट्वीट थी कि DHA में जो है काम लाहौर में बड़ा स्लो हो गया है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी वगैरह वगैरह। तो जब सीमेंट उसमें डिस्पैचेस की भी रिपोर्ट आई है, इट्स लाइक बिल्कुल एक्सपेक्टेड टू बिल्कुल स्लो डाउन, लाइक 25% तक मेरे ख्याल में शायद डिक्लाइन आया। एग्जैक्टली तो अब अगर किसी ने रियल एस्टेट में जाके फाइल या फाइल का टोकन या प्लॉट के अंदर अच्छे खासे पैसे बना लेने हैं, 2-3 करोड़, या वो कोई टोयोटा करोला उठा ले और उसको साल बाद ज्यादा उन पैसों से बेच दे जिसमें उसने खरीदी थी, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है, तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा इनटू एक्सपोर्ट सीकिंग कंपेटिटिव सेक्टर्स, जहां आपने वियतनाम से भी compete करना है, भारत से भी करना है, इथियोपिया से भी करना है। तो आई थिंक फंडामेंटल इशू ये है कि आपकी इकोनॉमी प्रोटेक्टेड इतनी है, एक्सट्रैक्टिव इतनी है, कि आप बोरो तो डॉलर में करते हैं, लेकिन आपकी जो रिकवरी है वो ज्यादातर रुपीस में होती है, तो यू कैन नेवर पे बैक दैट अमाउंट एंड यू एंड अप वेयर वी आर टुडे अगेन। मुझे ये बताएं कि इतना डिस्कशन हो रहा है अब तो सोशल मीडिया जैसे, बहुत आप एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, फिर और लोग करते हैं, मैं भी करता रहा हूँ, क्या अवाम में इतना शऊर नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रही कि इतना जो ये इनको लग गए पूरा 1-1.5 महीना, गलत गलत नहीं तो ये डिसाइड करने में कि सब्सिडी रिवर्स करनी है, हालांकि करना यही था, चॉइस तो थी नहीं आपके पास। तो अवाम का डर है कि पॉलिटिकल सुसाइड होगी। क्या सियासतदानों को नहीं लगता कि अवाम में इतना शऊर आ गया है, उनको कॉन्फिडेंस मिले, सच बताएं उनको बजाय झूठ बोलने के, या बजाय स्पिन करने के सीधा सीधा बताएं कि भाई ये करना है? और क्योंकि जब ये अपोजिशन में होते हैं, आप मिफ्ता साहब के स्टेटमेंट उठा लें, मरियम नवाज उठा लें, तो वही पेट्रोल सब्सिडीज के ऊपर चीख रहे थे तहरीक इंसाफ हुकूमत पे, हुकूमत में आए तो वही काम कर दिया, बढ़ा दिया। तो क्या ये अवाम के साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते कि भाई ये तो करना ही करना है, तभी जाके लॉन्ग टर्म में मे बी शायद आपको वक्ती तौर पे तकलीफ उठानी पड़े,
आगे जाके जैसे इमरान खान ने किया, आई मीन आप जितना भी कह लें, गवर्नेंस पे हम बात नहीं करते, मैं इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाह रहा कि अच्छी की या बुरी की, लेकिन आते शुरू में ही बस ट्रांसपेरेंट कि ये तकलीफ आपको उठानी है, ये मुश्किल वक्त आएगा। तो वो बात तो यही है कि शॉर्ट टर्म में ही आपको प्रॉब्लम उठानी है और आगे जाके तो क्यों नहीं हमारे सियासतदान इस चीज को लेके आवाम को कॉन्फिडेंस में ले रहे हो, थोड़ा ट्रांसपेरेंट, क्या मसला क्या है इनके साथ? आई थिंक एक कोर इशू इस वक्त जो आया है वो इन पर्टिकुलर इन दिस मोमेंट है कि पिछले 3.5 साल में जो एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ओवर 3.5 years अबाउट 40%, अगर आप सीपीआई मेजर करें, और अगर आप फूड इंडेक्स करें तो थोड़ा ज्यादा है, बट लेट्स से कि सीपीआई के साथ चलते हैं तो 3.5 साल में 40% महंगाई हुई है। ठीक है। और यूएनडीपी का असेसमेंट था, आई थिंक इवन प्री पेंडेमिक, कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया जहां मिडिल क्लास श्रिंक हो रही है। तो एक डायनामिक हमें इस बात का ये समझना होगा कि अनलाइक 2007-8 की एडजस्टमेंट या 13-14 की एडजस्टमेंट या 17-18 की एडजस्टमेंट, जहां एक छोटा सा स्पर्ट ऑफ ग्रोथ था उसके बाद पेन आया, ये पेन जो अब डिलीवर हो रहा है वो एक पेन डिलीवर हो रहा है विद 3.5 years ऑफ पेन ऑलरेडी ऑन मेन स्ट्रीट। तो अगर आप एलीट तबके से बात करें तो ऑब्वियसली उनकी तो पार्टी चल रही थी, राइट? नई गाड़ियां भी खरीदी, प्लॉट्स भी खरीदे, बाहर घूमने भी गए, लेकिन मेन स्ट्रीट इज नॉट इन अ मूड। अब जो मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात पे कि सियासतदानों को चाहिए कि सच बताएं, ऑनेस्ट हों, लेकिन वो ऑनेस्टी फिर ट्रांसलेट करनी चाहिए उन मुश्किल फैसलों में जहां सिर्फ आम शहरी नहीं बल्कि एलीट तबके भी पेन बेयर करें। और उसका एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, शाहरुख वनी ने इस पर डिटेल रिसर्च भी की है, मैं भी थोड़ा बहुत नंबर्स देख रहा था। भारत का जो शहर पूना है, छोटा सा शहर है बाय साउथ एशियन स्टैंडर्ड्स, वो पाकिस्तान के पूरे सूबे सिंध से कई गुना ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्सेस कलेक्ट करता है। ठीक है ना? अब प्रॉपर्टी क्लास तो पाकिस्तान में एक छोटा सा तबका है, वो ज्यादातर असेंबलियों में बैठे हैं या उनके दोस्त हैं असेंबलियों के अंदर, राइट? तो अगर आप कह रहे हैं आम शहरी को कि जी हमने टैक्सेस भी आपसे लेने हैं पीडीएल की मद में या मोबाइल फोन्स की उसमें या इनडायरेक्ट रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में, क्योंकि हालात खराब हैं, लेकिन वो आम शहरी अगर देखेगा कि जी मैं तो जो है श्रिंक कर रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ अपने पीयर ममालिक के लोगों से, वो आगे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक अशराफी आप उसको कह सकते हैं या एलीट क्लास कह सकते हैं, क्लेप्टोक्रेटिक क्लास है पाकिस्तान के अंदर, वो तो कोई बर्डन बेयर नहीं करती इन एडजस्टमेंट्स का, राइट? हाल इनफैक्ट उनके पास तो इतना कैपिटल है कि अगर स्टेट बैंक जो है वो आज 20% पे ले जाता है इंटरेस्ट रेट, तो दे विल एक्चुअली बेनिफिट, राइट? बिकॉज उनके वो जो सेविंग्स टी बिल्स ले लेंगे, राइट? आम शहरी के पास तो एक्सेस नहीं है टी बिल्स का, सही। राइट? तो एक ये स्ट्रक्चरल इशू है, और अब वो चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि ये सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि जो रिकरिंग क्राइसिस हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर लूजर आम शहरी है, बेनिफिशियरी एलीट क्लास है, तो और वही एलीट क्लास गवर्न करती है। तो ये एक सवाल मेरे दिमाग के अंदर है कि हाउ डज अ बेनिफिशियरी ऑफ द स्टेटस को फंडामेंटली रीस्ट्रक्चर द स्टेटस को इटसेल्फ, जहां उसने कुर्बानी देनी है। एंड आई ये तो थिंक ऑन दैट्स द द फ्लिप साइड कन्फ्लिक्ट। उल्टा सपोर्ट किया जा रहा है उनको। अब एमनेस्टी इमरान खान की हुकूमत ने आते ही दे दी थी, पिछली हुकूमतों में दी जाती है कि आप अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दें और कोई सवाल नहीं पूछेंगे। तो ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है, अगर आप इसको सपोर्ट, कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, फिर जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था पिछली हुकूमत का, वो भी रियल एस्टेट सेक्टर के उसमें बेसिकली फेवर में था, सपोर्ट में था। और उससे मुझे याद है आतिफ मियाँ का पूरा एक एनालिसिस था, थ्रेड था उसका, कि ये जो आप एक्सपोर्ट तो कर नहीं सकते घर, तो ये बहुत अच्छी कोई स्कीम नहीं होगी इन द सेंस के जो आपको रिफॉर्म्स करने हैं उसके लिए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाएंगे, मतलब? और दूसरे कौन से एरियाज है कि ये तो आपने एक मिसाल दे दी रियल एस्टेट की, और अगर आप प्रोटेक्शन और रेंट सीकिंग की बात करें तो और बहुत सारे सेक्टर्स हैं। आई थिंक ऑटो इज़ वन, कंस्ट्रक्शन की तो चले हमने बात कर ली है, सीमेंट सेक्टर आ गया इसमें, शुगर सेक्टर है। और वो अगर इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं तो वो तो हम अगर इंपोर्ट करें तो हम चीप कर सकते हैं चीनी को, उल्टा हम उनको जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में महंगी की हुई उनको सब्सिडी भी दे रहे हैं। ठीक, क्या ये सिलसिला चलता ही रहेगा, कभी से बाहर नहीं आएंगे? इतनी अवेयरनेस तो क्रिएट हो चुकी है, अभी भी नहीं है आपको लगता कि प्रेशर आ रहा है इनके ऊपर कि ये इसको चेंज कर पाएंगे? आई थिंक प्रेशर आना शुरू हुआ है, और आई होप के जो एक तरह से जैसी भी लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर वो चले, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन। एंड द रीजन मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त आपको ये गुस्सा जो है आम शहरी के अंदर, पर्टिकुलरली यंगर पाकिस्तानीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में नजर आ रहा है। अगर आप बलूचिस्तान का रुख करें
तो वहाँ एक नई इंसर्जेंसी आई। अगर आप उन लोगों से बात करेंगे जी व्हाट्स फ्यूलिंग दिस, तो कहेंगे कि ये पढ़े लिखे नौजवान हैं जो फ्यूल कर रहे हैं, राइट। शरीफ बलोच के सुसाइड बॉम्बिंग शुड बी अ बिल्कुल। वेकअप कॉल, राइट। कि एक पीएचडी तालिब इल्म जो है, 2 बच्चों की माँ, उसने अपने आप को क्यों सुसाइड बॉम्ब में उड़ा दिया, I'm राइट। glad you brought this up. It's really unfortunate, but it's a वाकई ये एक आपके लिए अलार्म बेल रेस करता है कि आपको सोचना चाहिए कि ये क्यों आ रहा है। इनफैक्ट उनकी जो महरूमियां है वो दूर करने के बजाय जो बाकी एरियाज हैं वहाँ उन लोगों को भी उस तरफ ले जाया जा रहा है। बिल्कुल। तो एनीवे कंटिन्यू आप। या सो देखें, उसके अंदर वो बलूचिस्तान का इशू आपको वो इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है, एक्सट्रैक्टिव स्टेट से जुड़ा हुआ है। आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें तो पीटीएम चली थी, उसका वो भी एक यंगर पाकिस्तानियों की। मैं आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते उस हम उस तरफ नहीं मूवमेंट को, जाते। दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। ठीक है। द पॉइंट इज कि ये आपको बबल हो रहा है, एंगर नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ का जो कोर बेस है वो यूथ है, राइट। आप उसको जिस तरह भी यूथिया कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन दो स्टेटमेंट्स, बट एट इट्स कोर वो क्यों गुस्से में है? क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जी क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, राइट। सही। आपको यही फीलिंग बाकी टीएलपी के जो यूथ केडर हैं उनके अंदर भी फ्रस्ट्रेशन वही नजर आएगी। वो उसको प्रोजेक्ट, हर ग्रुप अपने तरह से एक अलग तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है। कोर इशू समझने का ये है कि पाकिस्तान की जो मीडियन एज है वो 23 से 24 साल है इस वक्त, यानी कि जो एवरेज मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानीज हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे पैदा ही नहीं हुए थे, राइट। तो वो तो उनका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है हिस्टोरिकल अंडर, वो एक दूसरी दुनिया में पड़े हुए हैं, राइट। और अब वो टिकटॉक पे हैं, ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हैं। वो देख रहे हैं कि भाई जो मेरा पीयर है 24 साल का भारत के मिलीनियर्स अंदर, बन रहे हैं। वो यूनिकॉर्न चला रहे हैं, ठीक है। मैं अगर अमेरिका या लंदन की तो बात ही नहीं करते, मैं टर्की में देखता हूँ तो वहां अलग सीन है, बांग्लादेश में देखता हूँ तो वो तरक्की कर रहे हैं, हम पीछे के पीछे चले जा रहे हैं। तो ये एक बबलिंग एंगर जो है, ये इसके सॉल्यूशंस दो हैं। अब एक सॉल्यूशन ये है कि जो एलीट क्लास है पाकिस्तान की अक्रॉस द पॉलिटिकल आयल, वो ये बात को सोचे कि दिस एंगर रिफ्लेक्ट्स समथिंग मेजरली रॉन्ग। जिस बात हम इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, ये उसका रिफ्लेक्शन है, सिम्टम है। और हमें कुछ इस क्लेप्टोक्रेसी में रिफॉर्म्स लाना होंगे ताकि ग्रोथ हो, इंक्लूजन हो, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। अगर आप ये फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच नहीं अपनाते तो अगले 10 साल के अंदर जो आज का 24 साल का शख्स है या लड़का या लड़की है, वो 10 साल बाद 34 साल का हो जाएगा, गोइंग थ्रू व्हाट इन द यूएस वी कॉल अ क्वार्टर लाइफ क्राइसिस या मिड लाइफ क्राइसिस। कि जी उसके 2 या 3 बच्चे होंगे, उनको स्कूल भेजना है, माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनके खाने पीने दवाई का इंतजाम करना है, और अपॉर्चुनिटी नहीं है, एंड दे लिटरली सीन देमसेल्व्स फॉल बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो वो एक 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 थ्रेट है कोहिजन को, जिस पे आपने सॉल्व करना है, एंड द ओनली सॉल्यूशन टू इट इज इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक तो डेवलपमेंट। अब जरा हम इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा डाइव करते हैं। मुझे बताएं क्या रिफॉर्म्स करने हैं। 4-5 रिफॉर्म्स बताएं, आपको लगता है बहुत जरूरी, शॉर्ट टर्म में और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म में भी है। देखें, द पॉलिसी इन्वायरमेंट शुड बी, जो एक लाइन है वो मेरे नज़दीक वो ये है कि आपकी पॉलिसी बायस्ड होनी चाहिए टुवर्ड्स इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डज नॉट मैटर विच सेक्टर। प्लॉटिस्तान इज नॉट इनोवेशन, इट्स एंटरप्रेन्योरियल बट नॉट इनोवेशन, राइट। आपका ऑटो सेक्टर है, इट्स नॉट इनोवेटिव एट ऑल। इनफैक्ट अगर आप बैरियर्स आज गिरा दें तो टुमारो द इंडस्ट्री विल शट डाउन। यार ऑटो सेक्टर तो टू बी ऑनेस्ट, मैं एक यहाँ पे वेबसाइट है विच ईवी के नाम से, दे ओनली राइट अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उसके लिए मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो मैं स्टोरीज लिखता हूँ रोजाना की 1-2, और जब यहाँ पे स्टोरीज लिख रहा होता हूँ वो पढ़ता हूँ, और जब मैं पाकिस्तान की तरफ देखता हूँ, वी आर वे वे बिहाइंड, इतना वे पीछे हैं कि मुझे लगता है कि शायद मेरी 20 साल लगेंगे पहुंचने में। आप तो डेवलप मार्केट की बात कर रहे हैं, मैं तो, आप अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में देर आर क्लोज टू 500,000 इलेक्ट्रिक रिक्शाज राइट नाउ, हम्म। ठीक है। तो आप तो पड़ोस के मुकाबले में भी आप पीछे रह गए, अच्छा, राइट, इस मुझे वक्त। लगता है पाकिस्तान में लोग हैं जो उस पे दे आर अप टू डेट, करना चाहते हैं, बट शायद अग्रीड, इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है। एंड दैट्स व्हाट आई मीन, बायस टुवर्ड्स इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। कि जी अगर एक एक 22 साल का नौजवान है, वो कहता है मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप स्टार्ट करनी है, तो दे शुड हैव एक्सेस टू कैपिटल, दे शुड हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, दे शुड बी प्रोवाइडेड द इनेबलिंग एनवायरनमेंट जहां वो बिजनेस कर सकें, राइट। अब आपका मसला क्या है? आपका मसला ये है कि गैस टाइम पे नहीं मिलती, पानी टाइम पे नहीं मिलता, लैंड एक्सेस में खांचे हैं, आपने बिजनेस रजिस्टर कराना है, वो अलग है, फिर टैक्स स्ट्रक्चर पे तो वो एक अलग कहानी है, दास्तान है पूरी, राइट। तो आपने 3-4 सेक्टर्स आइडेंटिफाई करने होंगे जहां आप मैसिव डिस्टोर्शंस को हटा के ग्रोथ जनरेट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इज की ओवर हियर, फॉर एग्जांपल, कि आज भी आपका जो हारी है पाकिस्तान के अंदर एवरेज,
वो 150 साल पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है इन अ कंट्री विच इज सफरिंग फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आप ड्रिप इरिगेशन लाएं, आप फूड मॉडर्नाइजेशन करें। आपने अगर एमनेस्टी देनी है काले पैसे को साफ करने के लिए, तो आप उस सेक्टर में डालें ना, आप प्रॉपर्टी में नहीं डालें, राइट? बिकॉज इट हैज एग्रीकल्चर हैज अ टू, नॉट अ टू बट अ थ्री फोल्ड इम्पैक्ट। एक इम्पैक्ट है कि प्रोडक्टिविटी की वजह से फार्मर इनकम्स विल गो अप। एक इम्पैक्ट है कि प्रोडक्टिविटी विल गो अप, तो फूड इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक इम्पैक्ट है कि आपका, क्योंकि मेनली एग्रेरियन सोसाइटी है, उसकी प्रोडक्टिविटी अब जाएगी, तो टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट आएगा, क्योंकि इट इज अ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व, राइट? तो यू कैन लुक एट दैट। ग्वादर आप उठा लें, ग्वादर के अंदर आप कह रहे हैं कि आपने $10 बिलियन की कोई पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी लगानी है। हालांकि ग्वादर का जो बैकबोन है इकोनॉमी की, वो है मछेरे। तो आप उनको मॉडर्नाइज, फिशिंग को मॉडर्नाइज करें। सामने आपके गल्फ है जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ सी फूड इज कंज्यूम। यू कैन क्रिएट जॉब्स, एक्सपोर्ट अर्निंग जॉब्स एट द वेरी बॉटम ऑफ द पिरामिड इन ग्वादर, राइट? तो एक लोकल इकोनॉमिक वो स्ट्रैटेजी की जरूरत है जहां यू गेट बैक टू द बेसिक्स। You don't need, it's not rocket science, right? It's a very basic thing. And finally आखिरी point जो है कि एट द वेरी मैक्रो स्टेट लेवल, हम जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, इट्स अ गुड शिफ्ट। लेकिन ये बात हमें समझना होगी कि फॉर अ स्टेट दैट इज यूज्ड टू जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम टू सॉल्व फॉर। इसलिए क्योंकि द एनालॉजी आई यूजेस कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर इट्स लाइक अ रॉक बैंड, कि एक गिटारिस्ट है, एक बेसिस्ट है, एक ड्रमर है, एक वोकलिस्ट है, बैंड बन गया, जबरदस्त जी, वाह जी वाह, राइट? दैट्स हाउ जियो पॉलिटिक्स वर्क। जी चीफ ऑफ आर्मी से बात हुई, आईएसआई से बात हुई, उन्होंने वजीर आजम को कोई मशवरा दिया, हाँ जी हो गया, और बेस खुल गया, राइट? दैट्स हाउ इट वर्क्स। जियो इकोनॉमिक्स के अंदर एवरीबडी फ्रॉम योर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इस्लामाबाद टू द कराची सूरज बोर्ड हैज टू वर्क इन सिंक। कि अगर आपने एसईजी बना दिया, और द चाइनीज हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम, कि आपने एसईजी बना दिया, अब उस एसईजी में गैस की कनेक्शन नहीं आ रही, आ जाती है तो गैस नहीं आती, पानी नहीं आता टाइम पे, लैंड टाइटल्स के मसले हैं। दीज आर ऑल वेरी लोकल प्रॉब्लम्स, राइट? तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, कि हर किसी ने जो है वो एक ट्यून में बजाना है, और 100 लोग आपको चाहिए जो उसको करें। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप मुझे ना कोक स्टूडियो में ले जा रहा है आस्ते आस्ते। राइट? तो ये बात समझना जरूरी है कि जी इट्स अ मेजर शिफ्ट इन स्ट्रेटजी फॉर अ स्टेट। और वो कहने से बात सॉल्व नहीं होती। इट्स अ लोकल गवर्नमेंट प्रॉब्लम, इट्स अ कैपेसिटी प्रॉब्लम, इट्स एन इंसेंटिव्स प्रॉब्लम, एंड दैट्स वेयर यू नीड टू रिस्ट्रक्चर द स्टेट इटसेल्फ। लेकिन इसके लिए तो फिर पॉलिटिकल कैपिटल, पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। मैं परवेज हुदबा साहब का एक कॉलम पढ़ रहा था, उन्होंने ये बात की थी, इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी का वो हाल है जो डूबते हुए शिप का है, जो टकराने वाला है रॉक से, और जो लोग ऊपर मौजूद हैं वो एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ है, उधर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये कैसे होगा? और स्पेशली अगर देखें, इस वक्त जो हुकूमत है ये भी कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है, और इतना इनके पास टाइम भी नहीं है। हाउ कैन दे प्रेस फॉरवर्ड विद दीज रिफॉर्म्स? सेकेंडली, अगर कल को अ, वापस आती है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो उस सूरत में क्या दोबारा से रीनिगोशिएशंस होंगी? क्योंकि खान साहब की जो रीसेंट स्टेटमेंट्स रहे हैं, और जो वो एक नैरेटिव पुश कर रहे हैं कि जो कंस्पिरेसी की गई है उसके खिलाफ, तो वो आईएमएफ के साथ जो डील हो रही है, क्या उस पर असरअंदाज हो सकती है? कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? पहले तो इसका बताएं कि ये पॉलिटिकल कंसेंसस कैसे आएगा इन चीज़ों के लिए, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। तो उस पे एक इंटरेस्टिंग, मैं आपको किताब भी दिखा देता हूँ। ही इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट गेस्ट इन 2 weeks टाइम। उनकी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर इरफान नूरुद्दीन है, उन्होंने किताब लिखी है कोalition पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, Okay. एंड हिज आर्ग्यूमेंट बेसिकली इज दैट जो पाकिस्तान में एक व्यू है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, सेंट्रलाइज अथॉरिटी चाहिए रिफॉर्म करने के लिए। His argument actually is looking at data and experiences of countries like India. Weak coalition governments are actually the best governments for reforms and economic development. क्योंकि through a weak coalition where power is distributed, you have to by nature get towards a consensus. अगर आप नहीं करते तो everybody loses. And so you come to a central median point जहां आपने पता है कि जी different groups ने compromise करके एक path forward लेना है. The caveat to this, and I'm not done with the book, is that the core argument जो Dr. Irfan Nuruddin का है कि political parties must represent the broad swath of society. और ये पाकिस्तान का कोर प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की जो सियासी पार्टीज हैं, डोमिनेंट सियासी पार्टीज हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन, वो एक बड़े नैरो सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। और उसका एग्जांपल ये है कि आप जाके गूगल अगर करें
कि भारत में लोकसभा का मेकअप आप देखें उनमें किस तरह के लोग हैं और उसको कंपेयर कर लें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से, तो भारत के अंदर जो भी उनके अलग प्रॉब्लम्स होंगे इस वक्त जो चल रहे हैं, बट इन द लोकसभा आपको ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव भी मिलेगा, दलित भी मिलेगा, एक दो मुसलमान भी मिल जाएंगे, हालांकि सबकी वो आजकल कम है, रिप्रेजेंटेशन। सबकी रिप्रेजेंटेशन, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट डिफरेंट इंटरेस्ट, सो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज इवन व्हेन द बीजेपी इज डोमिनेंट, इट हैज टू कॉम्प्रोमाइज। और स्टेट लेवल पे तो और भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, राइट? तो एक ये हमें करना होगा कि at its core there has to be a consensus across the political system. The problem in Pakistan is the political system itself is very exclusionary. तो अब वो उसको इंक्लूजन कैसे लाई जाए, दैट्स अ प्रॉब्लम, आई डोंट हैव द आंसर टू तो दैट। फिर ये तो आई एम नॉट श्योर, मैंने तो सारे अभी बुक नहीं पढ़ी, बट जो आप बता रहे हो उस इंप्रेशन जा रहा है खान साहब अगर वापस आते हैं अगेन, अगर मेजोरिटी के साथ आ जाते हैं, तो उस सूरत में हमने देखा भी पिछले 3 सालों में उनकी गवर्नेंस कैसी रही। तो ये तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के लोग थे और बाद में उन्होंने एक्नॉलेज भी किया, पॉडकास्ट की थी उन्होंने मुजम्मिल के शो पर, कि जहांगीर तरीन साहब हो गए, अलीम खान साहब, किस तरह से वो रुकावटें पैदा हो रही थी उनके लिए। तो क्या कोई लाइकलीहुड है, कोई थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं खान साहब के पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन बना लें? नून लीग के साथ तो मुझे नहीं लगता कि बनाएंगे, बट पीपल्स पार्टी इज द सेकंड बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी और तो किसी के पास इतनी मेजोरिटी होती नहीं है कि जो गवर्नमेंट बनवा सके। कोई ऐसी चीज नजर आ रही है आपको, कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे? बहुत मुश्किल है, एंड आई थिंक पोलराइजेशन इतनी है कि इट विल बी अ बेटर पिल टू स्वॉलो, पर्टिकुलरली फॉर खान साहब हिमसेल्फ, कि अगर वो इस तरह की कोलिशन करें, और उस कोलिशन के अंदर भी अगर हो जाती है, अस्यूम कर लें कि अगर हो गई कोलिशन, तो उसमें भी रिफॉर्म्स किस तरह के होंगे, वो बड़ा मुश्किल होगा कि वो गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स हो, इवन दो आई डोंट लाइक दैट वर्ड, के जिसमें जो है, जो जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं वो हों, क्योंकि अगेन जो पीपल्स पार्टी है वो रिप्रेजेंट करती है बेनिफिशियरी ऑफ द स्टेटस क्वो को। खान साहब अगर जेकेटी या दूसरों के बगैर भी अगर इलेक्शन में आते हैं जीत के, तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज के 2018 में ये प्रोफेसर हसन जावेद की रिसर्च है कि 80% ऑफ देयर विनर्स इन पंजाब वर डायनेस्ट्स, अगेन बेनिफिशरीज ऑफ द स्टेटस क्वो। तो जब आपका बेस ही वो हो, उन लोगों पे मुबनी हो जो आप पावर डिराइव करें, उन लोगों से डिराइव करें जो बेनिफिशरीज हैं, तो कितना आप रिफॉर्म पुश कर देंगे, राइट? इज अ क्वेश्चन आई डोंट हैव द आंसर टू। बट अगेन अगर आपने किसी सियासी पार्टी ने फुली चेंज करना है सिस्टम को, तो द स्टार्टिंग सिग्नल दैट आई विल एटलीस्ट लुक फॉर इज कि उसके जो कैंडिडेट्स हैं, क्या वो बेनिफिट हासिल करते हैं इस सिस्टम से जो आज पाकिस्तान में है, क्या वो, और क्या वो लूजर्स हैं उस सिस्टम के। अगर वो लूजर्स हैं उस सिस्टम के और फिर वो जीतते हैं इलेक्शन, तो आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि चेंज आएगी, तब्दीली आएगी, राइट? लेकिन अगेन इस इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के जिस शख्स ने इस सिस्टम 30 साल की, अगर आप खान साहब का नैरेटिव अपना लेंगे, लूट मार हुई, इस शख्स ने अगर उस 30 साल की लूट मार में टोयोटा कोरोला से रेंज रोवर खरीद ली और वो असेंबली में आके वजीर बनता है, तो वो क्यों उसको चेंज करेगा उस सिस्टम को? ठीक ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वापस आते हैं करंट गवर्नमेंट की तरफ, कि चलें कुछ महीने या साल कह लें, जो भी टाइम इनके पास है, अस्यूमिंग के नून लीग की गवर्नमेंट आ जाती है दोबारा इलेक्शन के बाद, तो अगर मिफ्ता इस्माइल साहब ही होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो डू यू थिंक ही हैज गॉट व्हाट इट टेक्स टू सॉर्ट ऑफ स्टेबलाइज एंड मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रोथ? क्योंकि पॉलिटिकल बैकिंग चाहिए नवाज शरीफ की उनको, और हमने देखा कि लग ये रहा था मिफ्ता इस्माइल पढ़े लिखे, उनकी काबिलियत पे शायद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, को पता भी था ये करना है, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। लंदन जाना पड़ा सिर्फ ये पूछने के लिए सब्सिडी हटाएं कि नहीं हटाएं। तो क्या पीछे पॉलिटिकल बैकिंग होगी कि अगर वो सही डिसीजंस करते हैं तो उनको उनकी जो पार्टी है उसकी लीडरशिप सपोर्ट करेगी कि हाँ आप करें रिफॉर्म? आई थिंक बहुत मुश्किल होगा, एंड अगेन ये मिफ्ता इस्माइल का जो कनंड्रम है, वो कनंड्रम तकरीबन हर पाकिस्तानी वजीर खजाना का होता है कि बुरे और पाकिस्तान, बदतरीन में से चुनना। हाँ, अच्छा बुरे फिर और बदतरीन में से चुनना, और दूसरा ये कि उनकी अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी नहीं होती, तो वो पॉलिटिकल पावर खुद डिराइव नहीं करते, दे डिराइव पॉलिटिकल पावर थ्रू द अथॉरिटी ऑफ समबडी एल्स। नवाज शरीफ हो गए मिफ्ता साहब के उसमें, या इमरान खान साहब हो गए विद हफीज शेख या असद उमर लोग कहेंगे इलेक्शन जीत के आए, बट
without Imran Khan, Asad Umar doesn't have a constituency, right? तो आमिर लियाकत भी तो ऐसी चीज आमिर लियाकत, एग्जैक्टली राइट। तो अगर कंपेयर करें अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में, जो लास्ट 2 फाइनेंस मिनिस्टर रहे, अरुण जेटली इनिशियली बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर और अब निर्मला सीतारामन, वो खुद मंजे हुए सियासतदान हैं। अच्छा अच्छा, सही सही। ठीक है, तो उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, पार्टी के अंदर एक स्टैंडिंग है, एक काम उन्होंने किया हुआ है, राइट? देयर पॉलिटिकल वर्कर्स। वो तो तो आप ज्यादा अहम हो जाते हैं पार्टी के लिए, बिकॉज आप सीट exactly विनिंग you कैंडिडेट। exactly you're a winning candidate and you derive authority and respect because of your politics, not because you're a PhD in something else, right? वो भी क्वालिटी होती है, but you are a politician by default and the party says कि जी ये भी सियासतदान है, they are peer, right? It changes the conversation a little bit. अब जहां तक उनको ये अथॉरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आई डोंट थिंक कि इतना स्पेस मिलेगा। मेरे नज़दीक जो उनकी पहली गलती थी, और ये हमने दुनिया भर के एग्जांपल्स में, आई थिंक 70s में इवन इंग्लैंड वेंट थ्रू दिस, कि जब एक वीक गवर्नमेंट आती है और आपने IMF पे जाना है, तो आप डे 1 पे वो सारी चीज़ें कर देते हैं जो IMF कहती है, एंड देन यू ऐड सम ऑन टॉप। और फिर आप कहते हैं, वॉशिंगटन की तरफ उंगली उठा के कहते हैं कि जी IMF ने कहा था ये सब करने को, हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम डिफॉल्ट हो जाते हुआ था, और अब हमें ये करना है, करवा पीना है। डिफॉल्ट कितना बुरा हो सकता है? आई नो IMF में जाने के बाद भी इतनी तकलीफें उठानी पड़ती है। एक जनरल क्वेश्चन है लोगों की तरफ से भाई। अभी खैर कुछ लोगों ने तो ट्रेलर देख लिया श्रीलंका के जी अंदर जो हुआ उसके बाद, बट इन पाकिस्तान केस कितना बुरा हो सकता है? डिफॉल्ट क्या होगा उसमें? सो लुक, स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं कि पाकिस्तान के मेजॉरिटी इंपोर्ट्स क्या हैं। सबसे बड़ा इंपोर्ट पाकिस्तान का है एनर्जी, और उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चरल गुड्स, बिलखसूस पाम ऑयल। तो अगर आप आम शहरी और आप कह रहे हैं डिफॉल्ट से क्या हो जाएगा, तो देखें डिफॉल्ट होने से पहले ही पावर कट्स होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास खाम तेल और LNG के पैसे नहीं होंगे, वो LCs रुक जाएंगी उसकी। तो यू विल हैव इमेंस लोड शेडिंग, वर्स देन व्हाट यू एक्सपीरियंस इन द टेल एंड ऑफ द मुशर्रफ एरा। फिर आप पाम ऑयल और दालें इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्ट होना रुक जाएंगी, तो जो दाल फ्राई नहीं खा सकेंगे, राइट? तंदूर चलेगा नहीं, क्योंकि तंदूर इंपोर्टेड गैस पे चलता है, ठीक है? और तंदूर अगर चल भी गया किसी तरह लकड़ी या किसी और चीज से, तो वो दाल तो होगी नहीं, क्योंकि कनाडा से दाल आती है और पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है, तो दाल फ्राई आप नहीं खा सकेंगे। और ऐसी चीजें नहीं है कि आप फॉरन जो है अपने तौर पे अल्टरनेटिव्स या इनका कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर अगर डिफॉल्ट होता, तो आपने 3.5 या 4 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करना है, तो गंदम की शॉर्टेज हो जाती, आटा महंगा हो जाता है, तो रोटी जो तंदूर चल नहीं रहा, वैसे ही उसमें रोटी भी जो निकलती वो बहुत महंगी रोटी निकलती, राइट? तो डिफॉल्ट इज अ एक्सट्रीमली पेनफुल सिनेरियो। जैसे मैं अभी कह रहा था कि पिछले 3.5 साल में 40% इन्फ्लेशन हुई, तो अगर आप डिफॉल्ट की तरफ जाते तो अगले 2 महीने में कोई 40-50% इन्फ्लेशन और हो जाती। अभी भी वैसे IMF में जाने के बाद ही प्रेडिक्शंस खतरनाक आ रही है, 20% के आसपास 30% की। जी, तो आप उसको डबल ट्रिपल कर दें। डिफॉल्ट इज लाइक एन एब्सोल्युटली टेरेबल सिनेरियो। एंड अगेन डिफॉल्ट के सिचुएशन में, बिकॉज जो पाकिस्तान की इलीट क्लास है उसका एक्सपोजर ऑलरेडी हार्ड एसेट्स आर डॉलर डिनोमिनेटेड, या वो कैपिटल एक्सेस है तो वो उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो जो मेजर बर्डन है वो फॉल करेगा आम शहरी के ऊपर। अगर आपने एग्जाम्पल देखना है श्रीलंका से आगे जाके भी, तो आप वेनेजुएला में जो 2 साल पहले हुआ, जहां वहाँ टॉयलेट पेपर की शॉर्टेज भी हो गई थी, वैक्सीन दस्तयाब नहीं थी, मेडिसिन नहीं थी। तो दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स द डिफॉल्ट टाइप सिनेरियो। ये हमारी जो रेंट सीकिंग एलीट है, ये भी तो मुतासिर होंगे। जब इतना बुरा हाल होगा तो कौन इनकी गाड़ियां खरीदेगा, कौन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा? एटलीस्ट मिडिल क्लास तो नहीं करेगी, गरीब तो खैर वैसे ही पिस जाएगा, लेकिन मिडिल क्लास भी नहीं कर पाएगी। तो ये तो इनके लिए भी खतरनाक बात है। क्यों इनको समझ नहीं आती है? बिल्कुल, आई एग्री। एंड आई थिंक जो मेरा प्रॉफिट का कॉलम था उसके एंड में मैंने यही लिखा कि द एलीट क्लास ईदर मस्ट रिकॉग्नाइज दैट दे हैव टू डू रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स विल बी थ्रस्ट अपॉन देम, राइट? एंड आई थिंक एक हमारा अलमिया ये रहा, हम तारीख से नहीं समझते। मैं पाकिस्तानियों से जब बात करता हूँ तो वो आखिरी इस टॉपिक पे जब बात होती है तो वो कहते हैं कि तो फिर आप तो कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन होगी, पाकिस्तान में कभी रेवोल्यूशन नहीं हुई। तो मैं उनको हमेशा ये बात याद दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में रेवोल्यूशन हुई 1971 में। बांग्लादेश जो पैदा हुआ वाज अ रेवोल्यूशन, यू डोंट सी इट एज दैट। हमारा देखने का नजरिया अलग है, नजरिया अलग है। इनफैक्ट बांग्लादेश जो है वो ओनली एग्जाम्पल है मॉडर्न हिस्ट्री में जहां मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्री स्प्लिट विदाउट टेकिंग इट्स नेम अलोंग, राइट? लेकिन हमने वो तारीख उस तरह पढ़ी नहीं जिस तरह पढ़नी चाहिए, लेकिन हुआ था 71 में रेवोल्यूशन। सबक नहीं सीखा हमने, सबक नहीं सीखा उससे। और आज भी जो 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 इश्यूज हैं, इकोनॉमिक हैं,
पॉलिटिकल पोलराइजेशन के हैं, सिस्टम के अंदर इंक्लूजन कैसे की जाएगी, कौन खुश है कौन ना खुश है, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये सारे मेरे नज़दीक एटलीस्ट इन माय वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड हिस्ट्री इज अ वेरी सीरियस क्राइसिस टू नेशनल कोहेजन। ये सिर्फ माशी मसला नहीं है इस वक्त। ठीक है, और आपने रिफॉर्म्स करने होंगे। वापस आते हैं। अभी ये तो जो हमने बात है कि मुझे ऑब्वियसली डिस्कशन से लग रहा है बड़ी मुश्किल पेनफुल रिफॉर्म्स हैं, और शायद इस वक्त तो हमारी कुछ नज़र नहीं आ रहा कोई हल या कोई पॉलिसी मेकिंग। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो प्रोग्राम हमने ऑब्वियसली अब अप्रूवल तो नहीं आया IMF का, लेकिन आ ही जाएगा क्योंकि जो शराइत थी वो हम एक एक करके पूरी कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ हम इस प्रोग्राम की हद को लेकर मुतमईन हो सकते हैं, या इस दफ़ा आपको लगता है कि रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा, पूरे जो पाकिस्तान का टोटल एक्सटर्नल डेट है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि नौबत तो हालात तो कुछ इसी तरह के नज़र आ रहे हैं। जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड है, IMF और जो पार्टनर्स हैं वर्ल्ड बैंक वगैरह, उसके बावजूद भी शायद 4-5 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल आएगा, और हमें वैसे ही इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से तो शट ऑफ कर दिया गया। तो क्या रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएंगे, पेरिस क्लब की तरफ जाएंगे, आपको नज़र आ रहा है ऐसा कुछ? आई थिंक अगर कोशिश भी करेंगे तो लिफ्ट नहीं कराई जाएगी वहां से इस वक्त पाकिस्तान को। उसकी दो क्यों क्यों नहीं लिफ्ट वजूहत है। कराई जाएगी? देखें, दो वजूहत है। पाकिस्तान हिस्टोरिकली हैज बीन अ जियोपॉलिटिकल रेंट सीकर। तो 50s में जब आपको पैसों की जरूरत थी तो सीटो सेंटो हाजिर थे। तो अमेरिका ने आपको अयूब खान के ज़माने में मदद की, तो बड़ा ज़बरदस्त अयूब का ज़माना था। फिर हालात थोड़े ठंडे हुए 70s के बाद, तो अफगान जिहाद आ गई, यू अगेन गॉट जियोपॉलिटिकल रेंट्स। 90s में प्रेसलर अमेंडमेंट हुई, हालात ख़राब हो गए, न्यूक्लियर टेस्ट हुए, तो 2001 में वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, तो उसके आपको पे ऑफ्स मिलने लग गए। वॉर ऑन टेरर मिड 2000s में कूल होने लगी, तो चाइना ने अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला दिया, तो आपको उससे सीपैक के थ्रू डॉलर्स आने लग गए। इस वक्त देयर इज नो रेंट प्रोवाइडर इन द मार्केट जिसको पाकिस्तान की एज सच इतनी कोई जरूरत है। इवन द चाइनीज, उनको सही है सीपैक चलाना है, बट इट्स नॉट लाइक वो एक बड़ा ग्रैंड जियोपॉलिटिकल एम है उनका जिसकी वजह से। और द चाइनीज डोंट बेल आउट द वे द वेस्टर्न कंट्रीज डू इन एनी केस, सही। राइट? वो उनका हमने देख पैटर्न भी बड़ा लिया डिफरेंट पिछले है। दिनों में, जब रिक्वेस्ट की गई थी रोल ओवर की, तो कोई खास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो की उन्होंने इनफैक्ट। एग्जैक्टली और श्रीलंका का एग्जांपल हमारे सामने है कि उनके साथ उन्होंने किस तरह नेगोशिएट किया। ठीक है, तो सऊदीज भी नहीं दे रहे, IMF भी इज इन नो मूड, अंकल सैम इज इन नो मूड राइट नाउ। तो अगर आप कोशिश भी करेंगे तो जियोपॉलिटिकल जो रेंट प्रोवाइडर्स हैं हिस्टोरिकली पाकिस्तान के, वो मूड में नहीं लग रहे। अब कुछ हो सकता है ईरान के साथ जंग छिड़ जाए तो पे ऑफ्स मिल जाएं, या सऊदी अरब इसमें कुछ कोई डिमांड करे। ये जो खान साहब का रीसेंट जो नैरेटिव है, जो कि अमेरिकन कंस्पिरेसी है उनको निकालने के लिए आप DC में बैठे हुए हैं, मुझे बताएं क्या अमेरिकन डिप्लोमेटिक जो कम्युनिटी है वो इसको किस तरह, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो हम सबने देख लिया, बट पीछे क्या चल रहा है, वो किस तरह से ले रहे हैं इस स्टेटमेंट को? और क्या जो अभी हम लोग इतने मतलब समझ लें कि उस पर आ गए हैं ऐसी नौबत पे कि हमें कोई लिफ्ट कराने को तैयार नहीं है, उसमें ये हमारी फॉरेन पॉलिसी और जो हमारे इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं उसका भी कोई अमल दखल है, या फिर दोनों चीजें कम्प्लीटली आइसोलेटेड? आई थिंक फॉरेन पॉलिसी का है इस वक्त, जहां तक DC में व्यू है, बियॉन्ड द 10, 15, 20 पाकिस्तान वॉचर्स देयर इज नो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। द US इज फर्मली, एडमिनिस्ट्रेशन बाइडेन की या उसका जो फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट है वो वो या तो तो यूक्रेन पे फोकस हो गया यूक्रेन है। पे फुली फोकस्ड है इस वक्त, या वो फोकस्ड है ईस्ट एशिया पे, जहां इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अभी अनाउंस हुआ था क्योंकि बाइडेन जापान और में मिले थे। इंटरनली भी काफी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वेस्ट में, बिल्कुल, इन्फ्लेशन को लेके, रिसेशन की बातें हो रही बिल्कुल। तो पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशन एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान जनरली स्पीकिंग एट दिस पॉइंट, फ्रॉम द इंटरेस्टेड इन द सेंस कि वो 2001 वॉर ऑन टेरर वाला इंटरेस्ट नहीं है कि जी दिस इज हैं। एन इम्पोर्टेंट कंट्री, मेजर नॉन नेटो वाला लेकिन है हम पाकिस्तानी वगैरह। अवाम को अभी भी हम ये चीज बेच सकते हैं कि बिल्कुल, अमेरिका वो जो बेच है रहे हैं, वो वो चूरन चल रहा है, सही वो चूरन प्रोडक्ट चलता है। प्रोडक्ट चल रहा है, नहीं। राइट? तो अब ये हो गया। अब जहां तक पाकिस्तान, मैं इस बात को वैसे बाय द वे पर्सनली एक अच्छी बात समझता हूँ कि इस वक्त रेंट प्रोवाइडर नहीं है, क्योंकि रेंट हाँ हाँ। प्रोवाइडर ने ही मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि पाकिस्तान की एलीट क्लास को बेल आउट मिल जाता है और वो फिर वो मुश्किल चीजें नहीं करते जो उन्होंने नहीं करने करते की जरूरत है। तो तो एक इंटरेस्टिंग मोमेंट होगा, आई थिंक ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। एंड अगेन, रिफॉर्म्स का ब्लूप्रिंट मौजूद है, आप भी जानते हैं क्या रिफॉर्म्स चाहिए, किस वक्त चाहिए, किस तरह के चाहिए। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट ईयर शौकत तरीन साहब जब वॉशिंगटन आए तो उन्होंने एक ओपन खिताब किया एम्बेसी पे, व्हेन ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर।
और उन्होंने कहा कि जी हमारा टैक्स स्ट्रक्चर बड़ा रिग्रेसिव है और हम जो है एफडीआर के साथ मिलके बिग डेटा मशीन लर्निंग पे मॉडल्स बना रहे हैं जिनकी बुनियाद पे जो है ना हम जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे टैक्सेस ये इकट्ठा तो जब करेंगे। पीटीआई हुकूमत नई नई आई थी उस वक्त से मैं सुन रहा हूँ ये। उस वक्त से चल रहा था और मेरा उस पर पर्सपेक्टिव ये है कि आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस की जरूरत ही नहीं है। आप पाकिस्तान के जो 5 बड़े शहर हैं उनके जो एक्सपेंसिव महंगे इलाकों में जो एसएचओज ग्रीक हैं विस्टा चले उनको जाए, बुलाएं। डीएचए चले जाए, हाँ तो जाके आप प्रोफाइलिंग वहां शुरू जाने करें। की जरूरत भी नहीं है, आप एसएचओज को बुलाएं उन इलाकों के और उनको कहें कि भाईजान आपके मोहल्ले में जो अमीर तरीन लोग हैं उनके नाम हमें बता दें, आप नादरा में उसका नाम डालें। बहुत आसान है, हाँ बहुत आसान बहुत आसान है राइट, लेकिन वो जब आप काम करेंगे तो अगले दिन आपकी हुकूमत रहे या ना रहे वो है, कोई कोई गारंटी नहीं नहीं कह है। सकता, उसकी सही गारंटी नहीं है राइट। तो सही सही। बिग डेटा एआई मॉडल्स नहीं चाहिए, बिग डेटा पड़ा हुआ है आपके एसएचओ के पास, उनको सब मालूम है लोकल लेवल पे कि कौन कितने जो है पानी में है, किसके पास कितना माल है और कहाँ माल पड़ा है। तो अगेन रॉकेट साइंस नहीं है ये मसला, बात विल की है, बात करेज की है, बात शेकिंग अप द स्टेटस को की है। एंड अगेन द वेरी क्लास दैट इज इन पावर is the beneficiary of the status quo, and I think that's the core problem. ठीक है। अच्छा, आप जो अटलांटिक काउंसिल में पाकिस्तान इनिशिएटिव को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था। आई थिंक ट्रेड वगैरह पे भी फोकस है और आप तो एक क्या कहते हैं कि ब्रिज का भी काम कर रहे हैं बिटवीन द टू कंट्रीज। क्या बेल आउट लोन्स इनके अलावा कभी कोई बात हुई है कोई इस पे? आपने वैसे हिंट तो दे दिया है कि इसका कोई मूड में नहीं है, लेकिन कभी क्या हिस्टोरिकली भी रिसेंट पास में इस पे बात हुई है कि पाकिस्तान को ट्रेड में सपोर्ट किया जाए, या हमारी कैपेबिलिटीज ही नहीं है? क्योंकि ट्रेड भी आपको कोई उधार मतलब ऐसे तो नहीं दे देगा, आपको कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। देखिए यूएस इज वेरी डिफरेंट देन चाइना राइट। तो चाइना में अगर गवर्नमेंट जो है सीपेक की तरफ जाती है तो चाइनीज बिजनेस फॉलोज, इन द यूएस द बिजनेस एंड कैपिटल फॉलोज वेयर द अपॉर्चुनिटी इज। उसके अंदर देयर इज लेटेंट इंटरेस्ट, बट अगेन जो हेडलाइंस है पाकिस्तान की, जो सॉवरेन रिस्क है वो इतना हाई है कि आप फिल्टर आउट हो जाते हैं। मैं खुद इस इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ पिछले 3-4 साल पहले, जहाँ क्लाइंट आया, बड़ी कंपनी है, उसने कहा कि जी हमें, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको दे देता हूँ, हमें जो है आप बताएं कि लाइफ स्टॉक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हैं, हमें दुनिया में इन्वेस्ट करना है और हमें वहाँ लाइफ स्टॉक फार्म्स लगाने, एक्सपोर्ट क्वालिटी के बनाएंगे और फिर गोश्त जो है वो हम एक्सपोर्ट करेंगे दुनिया की मार्केट्स के अंदर। पाकिस्तान तो का केस बनता है इसमें मेरे ख्याल। बेस बनता है, बट जब आप इनिशियल जो मेरे तरह का जो जूनियर एनालिस्ट है जिसको एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट कमेटी को एक रिपोर्ट देनी है, वो क्या चीजें देखेगा? वो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स देखेगा, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देखेगा, सॉवरेन रिस्क के पैरामीटर्स देखेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है उस मुल्क के अंदर, रूल ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह इन्फोर्स होते हैं। तो ये जब 4-5 बड़ी चीजें जब आप फिल्टर करते हैं तो पाकिस्तान डज नॉट मेक द फर्स्ट कट, ठीक है। अब अगर वो फर्स्ट कट मेक कर भी जाता है, सामने का लाइफ स्टॉक में पोटेंशियल है, इट मेक्स द कट इन द फर्स्ट वन, फिर जो है हेडलाइन आ जाती है कि जी यहाँ लंपी स्किन डिजीज है, ठीक है। रिसर्च करते हैं तो मालूम होता है कि पाकिस्तान में जो ऑफिशियल काउंट है लाइफ स्टॉक का जो डेयरी के अंदर है वो काउंट मिसमैच है, या फीड मिल्स की मार्केट की असेसमेंट नहीं है, तो इंस्टीट्यूशनल वॉइड्स आ जाते हैं राइट। तो यू गो टू अदर कंट्रीज देन वेयर द मैच्योरिटी इज मच हायर बिकॉज द इन्वेस्टर वांट्स लेस फ्रिक्शन राइट। तो ये काम आपने डोमेस्टिकली करने का है पाकिस्तान के अंदर, कि आपकी जो पोटेंशियल है, जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने फिशरीज का कहा, लाइफ स्टॉक केम अप राइट नाउ, आपके अंदर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जहां मॉडर्नाइज कर सकते हैं अपने सेक्टर्स को। जब आप खुद डोमेस्टिकली मॉडर्नाइज करेंगे और लोकल इन्वेस्टर जो है वो प्लॉटिस्तान से दूर देख के पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा, तो वो खुद ही जाएगा जेवीज लेने राइट, कि वो कहेगा कि जी आप आ जाएं, हमारे पास पैसे हैं, हमें हमारा ये एनालिसिस है, पोटेंशियल है, वी नीड एक्सपर्टीज। एंड अगेन इन दिस होल एक्सटर्नल सेक्टर कॉन्वर्जेशन, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की बात करते हैं पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट्स की हर कोई बात करता है, रेमिटेंसेस की हर कोई बात करता है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की हर कोई बात करता है, एफडीआई की कोई बात नहीं करता। अगर आप इंडिया और बांग्लादेश का करंट अकाउंट डेफिसिट उठा के देखें तो 3 से 4% ऑफ जीडीपी जो उनका चलता है, it's funded by FDI inflows, right? We have one of the lowest FDI inflows as a percent of GDP in the वो world. तो मैं काफी सालों से देख रहा हूँ, वो 2-2.5 अरब से ऊपर जाते ही नहीं है। वो ऊपर भी जाता ही नहीं एग्जिस्टिंग है, प्लेयर्स हैं, वही शायद कुछ एक्सपेंशन करें तो कुछ हो जाता है उसमें। और ये मार्केट सीकिंग एफडीआई आती है पाकिस्तान के अंदर, एक्सपोर्ट सीकिंग एफडीआई नहीं आती। You're right. We need काफी हद तक export सर्विस seeking ओरिएंटेड FDI. हम ही कंज्यूम कर रहे हैं चीजें। एग्जैक्टली। और अगेन वही ओरिजिनल जो मैं बात कर रहा था कि डॉलर में आप लेते हैं, बोरो करते हैं और
रिकवरी रुपीज में होती है तो द मिसमैच वाइडन्स इवन इन दिस इन मार्केट। थोड़ा लास्ट ईयर आई थिंक जो होप नजर आई है, जो स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। आई मीन ठीक है, इन ऑल दिस डूम एंड ग्लूम सिनेरियो कहीं होप नजर आ रही है? जो आईटी सेक्टर है उसमें पोटेंशियल है काफी, हमने देखा पिछले साल इन्वेस्टमेंट भी काफी आई उसके अंदर। कोई आपको नजर आ रहा है कि हाँ कहीं जगह किसी जगह पे हमें बेनिफिट भी है जिस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो एटलीस्ट हार्म को मिनिमाइज किया जा सकता? I think IT के अंदर high potential, we're seeing the growth. Even more potential can be realized. आपके टैलेंट है, आप अगर दुनिया में आज देख रहे हैं तो थ्रू रिमोट वर्क, अगर एक शहरी मुल्तान में बैठ के डेवलपमेंट कर रहा है, कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो they can earn almost the same levels of income as somebody sitting in Chicago, right? Because the company doesn't care where you are as long as you do good work and quality work. तो टैलेंट एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है उसके अंदर। सी फूड की मैंने बात की, अगर आप इस वक्त देखें तो जो चाइना से ऑफशोरिंग हो रही है हर सेक्टर के अंदर, विद द मार्केट्स आर यूएस एंड यूरोप, राइट? तो यू हैव पोटेंशियल टू लुक एट हाई लेबर कैटेगरीज जहां आपके पास नेचुरल competitive advantage है। सी फूड इज वन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अनदर, टेक्सटाइल्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट आते हुए देख रहे हैं। इट्स अ गुड यू नो टेक्सटाइल में तो, लेकिन वैल्यू एडिशन में इतने कहाँ हैं हम लोग? तो वैल्यू एडिशन में नहीं है, अग्री, बॉटम ऑफ बट द अगेन चेन जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम लगे हुए, उसमें आपके पास पोटेंशियल है, राइट? बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ लेटेंट कैपेबिलिटी ओवर देयर, राइट? तो मार्केट एक्सचेंज रेट हैज चेंज्ड द गेम। मेरी अभी किसी एक दोस्त से बात हो रही थी, उसने इन्वेस्ट किया है इन बेसिक चिप मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान, तो अब वो बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, केबल्स, चार्जिंग केबल्स वगैरह। Again, market exchange rate has had a good impact. Kudos to the Khan government for sticking with it, right? अब आपने बाकी reforms add on करने हैं उसके अंदर that make your country competitive. But the core has to be कि आपके मुल्क के अंदर local level पे क्या competitive advantages हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत diverse मुल्क है। रशिया की economy is very different than ग्वादर की economy या कराची side की economy, और आपने उन चीजों को fix करना है। I think पाकिस्तानी शहरी जो हैं, बिकॉज हम एक स्कैर्सिटी के अंदर बड़े हुए लोग उस माहौल में रहते हैं, देयर एंटरप्रेन्योरियल, दे कैन बी वेरी प्रोडक्टिव इफ दे गिवन द राइट टूल्स। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के अंदर हम देख रहे हैं कि करीम की एग्जिट के बाद एक बहुत बड़ा मोमेंटम बिल्ड हुआ। वी कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? अगेन उसके अंदर एक गैप है। फॉर एग्जांपल I2I की एक रिसर्च रिपोर्ट थी जहां जो लोकल कैपिटल है, अगेन वो एंजल इन्वेस्टमेंट पे नहीं आ रहा, राइट? एंड अगेन इफ यू स्टडी द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन एनी कंट्री, द फर्स्ट थ्रेशोल्ड इज कि आपका लोकल पाकिस्तानी या लोकल इन कंट्री इन्वेस्टर जो है वो 100-200 एंजल इन्वेस्टमेंट्स करता है, जिनमें से 10 से 15 से 20 जो है वो थोड़ा स्केल अचीव करती हैं, फिर फॉरेनर आके डॉलर डिप्लॉय करता है, राइट? तो आपने उस पाइपलाइन को फिक्स करना है। अगेन दैट पाइपलाइन कांट बी फिक्स्ड बिकॉज द लोकल इन्वेस्टर कैन मेक मोर मनी इन प्लॉटिस्तान, तो दैट्स एन इंसेंटिव मिसमैच, राइट? So I think personally there's a lot of latent potential in the Pakistani economy. It has the people, the capabilities, and the desire. The people of Pakistan have a desire to be somewhere in the world and be globally competitive. लेकिन जो हमने incentive structure बनाया है इकोनॉमी के अंदर, वो उसको misdirect करता है, और वो misdirection ही core problem है इस वक्त इकोनॉमी का। सॉरी, तो हमें सिर्फ रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, हमें रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स चाहिए। I agree. And shock, as I refer to as shock and awe reforms, right? लोग इस टर्म को जो है ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वो IMF की जो है शॉक थेरेपी से रिलेटेड है 90s की, बट वी नीड शॉक एंड ऑ रिफॉर्म जो फंडामेंटली स्ट्रक्चर चेंज करे इस मईशत का, और अगर वो स्ट्रक्चर चेंज होता है तो आई थिंक अ लॉट कैन बी अनलीश्ड। सही मुज़र, थैंक यू सो मच। वी आर ऑलरेडी क्लोज टू लाइक 50 मिनट्स मार्क। मेरा अंदाजा नहीं था कि इतना लंबा हो जाएगा, बट चलें, वो जब डिस्कशन होता है तो फिर मजा आता है बात करने में। पीपल आर बेसिकली टेकिंग इंटरेस्ट। मैंने देखा है कि शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था हमारे टाइम में तो 2-3 मिनट के एक्सप्लेनर्स दो, बट लोग बोलते नहीं तफसील में बात करें, तफसील में। अभी तक मुझे लोग कह रहे होते हैं, हालांकि मैं इतना इन टच नहीं हूँ सोर्सेज ऑन ग्राउंड, लेकिन लोग कह रहे होते हैं और लोग जानना चाह रहे हैं। और दिस इज ऑल्सो एन एफर्ट कि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट होती है, लोगों को पता चलता जा रहा है मसाइल क्या है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड स्टे इन टच। आपसे फिर दोबारा मुलाकात। थैंक्स फॉर हैविंग मी। खुदा हाफिज़। यो माय प्लेजर। खुदा हाफिज़।